नमस्ते। और आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के कुछ, आप कह सकते हैं, बहुत ही अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर संविधान के ही कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये पढ़ना नहीं है कि क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि ये चीजें असल में देश की शासन व्यवस्था, हम नागरिकों के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारियों को कैसे तय करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दस्तावेज को समझने की कोशिश। हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान के भाग 4 से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, पर हम आज अनुच्छेद 43 से 51 पर खास ध्यान देंगे। तो ये नीति निर्देशक तत्व, ये है क्या आखिर, और इतने जरूरी क्यों हैं? तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपी हैं, ये असल में हमारे संविधान निर्माताओं का एक सपना था, एक विजन था देश के लिए। ये वो सिद्धांत हैं, आप कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं, जिनका पालन करने की उम्मीद राज्य से की जाती है जब वो कोई कानून बनाता है या कोई नीति लागू करता है। एक तरह से भविष्य के भारत का घोषणा पत्र जैसा है। इनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बहुत बल दिया गया है। अच्छा, तो ये मतलब नैतिक निर्देश हुए? कोई उदाहरण देंगे जिससे अंदाजा लगे कि कैसा समाज बनाने की बात हो रही थी? बिल्कुल। जैसे आप अनुच्छेद 43 और 43A को ही देखिए। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि कम से कम मजदूरी दो, ये कहते हैं जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब लिविंग वेज, जिससे श्रमिक ठीक से जी सकें। और साथ ही उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी की भी बात है। ये दिखाता है कि वो श्रमिकों को सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा मानते थे। और वो अनुच्छेद 84 जिस पर इतनी चर्चा होती है, समान नागरिक संहिता वाला, हाँ, अनुच्छेद 44, वो राज्य को कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता, मतलब पर्सनल लॉ, लाने की कोशिश करे। जैसा आपने कहा, ये अभी सिर्फ गोवा में लागू है, और हाँ, इस पर बहस तो चलती ही रहती है। इसी तरह अनुच्छेद 45 है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात, जो बाद में जाकर मौलिक अधिकार भी बन गया। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 46 है, जो एससी, एसटी और दूसरे जो कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे भी आते हैं शायद। हाँ, जरूर। अनुच्छेद 47 तो साफ कहता है कि लोगों का पोषण स्तर, उनका जीवन स्तर और पब्लिक हेल्थ सुधारना राज्य का पहला कर्तव्य है। फिर अनुच्छेद 48 है, वो खेती और पशुपालन को आधुनिक बनाने की बात करता है, और इसमें खास तौर पर गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध को रोकने का भी निर्देश है। अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जगह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। ये सब मिलकर एक कल्याणकारी राज्य की, एक वेलफेयर स्टेट की तस्वीर बनाते हैं। और दो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत भी है इसमें, न्यायपालिका की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय शांति। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। ये स्वतंत्र न्याय के लिए बहुत जरूरी है, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। और अनुच्छेद 51 वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, देशों के बीच अच्छे संबंध रखने और झगड़ों को बातचीत से, मध्यस्थता से सुलझाने की बात करता है। ये हमारी विदेश नीति का आधार है एक तरह से। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर आपने शुरू में कहा था कि इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। तो फिर इनका असली महत्व क्या है? मतलब अगर सरकार मानने को बाध्य ही नहीं है तो? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है कि आप सीधे कोर्ट चले जाएं और कहें कि सरकार इन्हें लागू करे। ये जस्टिशिएबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट सरकार को मजबूर करे कि वो अनुच्छेद 47 के तहत मेरा पोषण स्तर सुधारे। लेकिन संविधान खुद कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इनका महत्व नैतिक है, राजनीतिक है। ये एक पैमाना बनते हैं सरकार के काम को आंकने का, जनता की राय बनाने में मदद करते हैं। और हाँ, अदालतें भी जब किसी कानून की संवैधानिकता जांचती हैं तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखती हैं। ये सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि भाई, आपको किस दिशा में जाना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5, जो संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब आ जाता है। कार्यपालिका से शुरू करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। हाँ, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ये देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में होगी। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 74 आता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को आमतौर पर इसी सलाह के अनुसार काम करना होगा। अच्छा, तो मतलब असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है? बिल्कुल, यही तो भारत की संसदीय प्रणाली की खूबी है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो अनुच्छेद 54 में है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया महाभियोग वो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं, जैसे अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। वो सजा माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें मृत्युदंड भी शामिल है? हाँ, मृत्युदंड को भी माफ करना या बदलना शामिल है। और एक और बहुत खास शक्ति है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश मतलब जब संसद नहीं चल रही हो तब कानून बनाने की शक्ति? बिल्कुल सही। जब संसद का सत्र न हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसका असर बिल्कुल संसद के कानून जैसा ही होता है, लेकिन जब संसद दोबारा बैठे तो 6 हफ्ते के अंदर इसे संसद से पास करवाना जरूरी है, नहीं तो ये खत्म हो जाता है। और उपराष्ट्रपति, उनकी क्या भूमिका है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उनकी मुख्य भूमिका अनुच्छेद 64 में है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। उनका चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है और जब राष्ट्रपति मौजूद न हो तो वो उनके काम भी देखते हैं। सरकार के कानूनी सलाहकार के बारे में भी कोई अनुच्छेद है? हाँ, अनुच्छेद 76। ये भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में है। ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से यही पेश होते हैं। तो ये तो हुई कार्यपालिका। अब आते हैं विधायिका पर, यानी हमारी संसद। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। इसमें कौन-कौन शामिल है? राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, जैसा नाम से ही जाहिर है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाएं चुनती हैं और कुछ को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और लोकसभा? हाउस ऑफ द पीपल, वो सीधे जनता चुनती है। इनकी बनावट कैसी होगी, कितने सदस्य होंगे, ये अनुच्छेद 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा में बताया गया है। और इनके कार्यकाल में क्या फर्क है? अनुच्छेद 83 बताता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का काम चलाने के लिए अनुच्छेद 93 के तहत सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। संसद का मुख्य काम तो कानून बनाना है, पर इसके अलावा खासकर पैसे वाले मामलों में इसकी क्या भूमिका है? हाँ, वित्तीय मामलों में संसद का और खासकर लोकसभा का नियंत्रण बहुत अहम है। अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को हर साल संसद के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखना होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। इसमें सरकार बताती है कि अगले साल कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कितना खर्च होगा। और सबसे जरूरी बात, सरकार भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकती जब तक संसद इजाजत ना दे। ये इजाजत मिलती है अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पास करके, एप्रोप्रिएशन बिल। और वो धन विधेयक वाली बात, मनी बिल, उसमें लोकसभा को खास पावर क्यों दी गई है? हाँ, धन विधेयक, जैसा अनुच्छेद 110 में बताया गया है, ये मुख्य रूप से टैक्स लगाने, हटाने, सरकार के उधार लेने या संचित निधि से पैसा निकालने जैसे मामलों से जुड़ा होता है। अब अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा इस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है, सुझाव दे सकती है और इसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकती है। वो इसे खारिज या इसमें बदलाव नहीं कर सकती। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के सुझाव माने, न चाहे तो न माने। ऐसा क्यों?
इसके पीछे सिद्धांत ये है कि लोकसभा सीधे जनता चुनती है, तो जनता के पैसे पर नियंत्रण का अधिकार भी मुख्य रूप से उसी के पास होना चाहिए। इसे कहते हैं पावर ऑफ द पर्स। अच्छा, ये तो शक्तियों के बंटवारे का एक दिलचस्प पहलू है। अब बात करते हैं केंद्र की न्यायपालिका की, यानी सुप्रीम कोर्ट की। अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन के बारे में है। ये भारत के पूरे न्याय सिस्टम के शिखर पर है, सबसे ऊपर। ये सिर्फ अपील सुनने वाली आखिरी अदालत ही नहीं है, बल्कि ये संविधान का संरक्षक भी है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी। संरक्षक और रक्षक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर संसद या कोई विधानसभा कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय ये क्या होता है? इसके दो मतलब हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो आगे आने वाले मामलों के लिए नजीर बनते हैं, प्रेसिडेंट। देश की बाकी सभी अदालतों को उन्हें मानना होता है। दूसरा, अभिलेख न्यायालय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट अपनी या किसी और अदालत की अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा भी दे सकता है। और अनुच्छेद 141 तो साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून घोषित करेगा वो भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। और वो एक स्पेशल लीव पिटिशन SLP का अनुच्छेद भी है। वो क्यों इतना खास माना जाता है? हाँ, वो है अनुच्छेद 136। ये सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही असाधारण शक्ति देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले, डिग्री या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष इजाजत दे सकता है। स्पेशल लीव टू अपील। ये शक्ति बहुत व्यापक है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कानून का कोई बड़ा सवाल जुड़ा हो या लगे कि न्याय का गंभीर हनन हुआ है। ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि लगभग हर मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला रहे। और हाँ, अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए फैसलों की समीक्षा करने की, उन्हें रिव्यू करने की शक्ति भी देता है। संघ के इस पूरे ढांचे में एक और महत्वपूर्ण पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। अनुच्छेद 148 और 149, इनका क्या काम है संक्षेप में? CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम है भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के सारे खर्चों का ऑडिट करना। ये देखते हैं कि जो सरकारी पैसा खर्च हुआ वो सही तरीके से हुआ, नियमों के मुताबिक हुआ, जिस काम के लिए मंजूर हुआ था उसी पे खर्च हुआ या कहीं और। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को केंद्र के लिए या राज्यपाल को राज्य के लिए देते हैं, जो फिर संसद या विधानमंडल में रखी जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि CAG सरकारी खजाने के रखवाले हैं, वॉचडॉग हैं। ये सरकार की वित्तीय जवाबदेही तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार की रूपरेखा तो काफी कुछ समझ आ गई, पर भारत तो राज्यों का संघ है, राज्यों की अपनी सरकारें भी हैं, संविधान का भाग 6 इसी बारे में है। क्या राज्यों का ढांचा भी केंद्र जैसा ही है? हाँ, काफी हद तक मिलता जुलता है। भाग 6 जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है, वो राज्यों के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, वैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। अनुच्छेद 153 ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 154 इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, वैसे ही राज्यपाल को भी राज्य के कानूनों के तहत मिली सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति है, अनुच्छेद 161। और जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल हैं, वैसे राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165, जो राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब राज्य का विधानमंडल सत्र में न हो। और राज्यों की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति। रिट ये क्या होती है और ये सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर से अलग कैसे है? रिट कुछ खास तरह के अदालती आदेश होते हैं, जैसे किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देने के लिए परमादेश, किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए प्रतिषेध वगैरह। अब फर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट तभी जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो।
लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत न सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, फॉर एनी अदर पर्पस। इसका मतलब है किसी भी कानूनी अधिकार के हनन पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो हाई कोर्ट की रिट हट्टी का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। ये आम नागरिक के लिए न्याय पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। हाई कोर्ट का अपने नीचे की जिला अदालतों पर भी नियंत्रण होता है, अनुच्छेद 233, 235। ये तो दिलचस्प है कि इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। अच्छा, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 9, पंचायतें। ये तो संविधान में बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ बिल्कुल। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, अनुच्छेद 243 से 243 हो तक। इसका मकसद था लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके तहत 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, बीच के लेवल पर ब्लॉक या तालुका पंचायत समिति और जिले के लेवल पर जिला परिषद, अनुच्छेद 243B। हालांकि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है उन्हें बीच वाला स्तर बनाने से छूट है। और इसमें ग्राम सभा का क्या महत्व है? ग्राम सभा, अनुच्छेद 243A, ये पंचायती राज की नींव है। ये गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटरों की सभा होती है। ग्राम सभा ही पंचायत के कामों का सोशल ऑडिट करती है, देखती है कि काम ठीक हो रहा है या नहीं, विकास की योजनाएं पास करती है, कौन लाभार्थी होगा ये तय करने में मदद करती है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां लोग सीधे अपने गांव के शासन में हिस्सा लेते हैं। तो इस विकेंद्रीकरण का पंचायतों का जमीन पर असर क्या दिखता है? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि स्थानीय लोग अपने विकास के बारे में खुद फैसले लें। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, कौन सी योजना पहले बननी चाहिए, इन सब में उनकी सीधी भागीदारी हो। इससे न सिर्फ विकास ज़्यादा असरदार होता है बल्कि लोगों में एक राजनीतिक चेतना आती है, जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। ये महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उसे पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा संवैधानिक कदम है। तो ये थी भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हमारी आज की बातचीत। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद मिलकर शासन का एक, कह सकते हैं, काफी जटिल लेकिन सुविचारित ढांचा बनाते हैं। केंद्र राज्य संबंध, कार्यपालिका, विधायिका की भूमिकाएं, नागरिकों के अधिकार, राज्य के कर्तव्य। बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अनुच्छेद सिर्फ कागज पे लिखे नियम नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के बुनियादी सिद्धांत हैं। शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की आज़ादी, संघीय ढांचा, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। इन अनुच्छेदों का मतलब, उनकी अहमियत समय और हालात के साथ बदलती रहती है, विकसित होती रहती है, खासकर